हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क इंटरव्यू है उसकी हम लेक्चर की सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में ये लास्ट वीडियो है, 4th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या-क्या नॉलेज है वो होना चाहिए। क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट से जहां तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ये तैयारी जो है वो होनी चाहिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, कौन-कौन से जो सवाल हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो उन सबको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं पहले बता दूं कि यदि आपने इससे पहले के जो लेक्चर्स तीनों अपलोड किए गए हैं उसको यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उनको देखो, ताकि आपको आइडिया लग सके कि मैं क्या-क्या चीजें आपको बताया हूं। आपको ये 4 लेक्चर्स मिलेंगे। इन चारों लेक्चर्स को यदि आप फॉलो कर लेते हो तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं, मॉक की जहां तक बात हुई, मॉक कोई भी स्टूडेंट दे सकता है जो कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे, उनका खुद से लगता है कि हाँ मेरे से मतलब कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो वो एक दो बार 2 मॉक्स दे दो जाके, बस उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 मॉक इंटरव्यू दे दो, कहीं पे भी पटना में मिल जाएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके दे दो। जो करवा रहा है बहुत कम ही लिमिटेड लोग करवाएंगे, लेकिन जो भी करवा रहे हैं वहां पे जाके बस मॉक देना। वो क्या चीजें बता रहे हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक पे जाकर मॉक दे देना है। जो सवालें पूछते हैं उनके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, मॉक की जहां तक बात हुई वो ही, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, बस मॉक की मैं बात कर रहा हूँ। और ना ही ये कोई स्ट्रिक्ट है कि आपको मॉक देना ही है, बस उन्हीं को मॉक देना है जिनको लगता है कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, यदि आप कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर तो आपको मॉक देने की जरूरत नहीं है। बस मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लेते हो तो आप आसानी से कर लोगे चीजों को। अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें कि यहाँ पे कौन सी जो चीजें हैं वो आपको जानने की आवश्यकता है, उन सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा चीजों को। मैं यहाँ पे बस आपको बताऊंगा कि क्या कुछ प्रिपेयर करना है। एज एग्जाम्पल मैं पटना को लेकर चलूंगा। पटना के जो डिस्ट्रिक्ट है उस पटना को एज एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। आप सोर्सेज क्या यूज कर सकते हो, तो सोर्सेज के रूप में आप डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसका यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है आप बिहार गवर्नमेंट की साइट पे जाओगे, वहां पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहां से उस डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जाकर चेक कर सकते हो। देखिए, डिस्ट्रिक्ट में आपसे वहां मैप भी देखना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में कौन से हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल में कौन सा है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके साथ जुड़ती हैं, कुछ आपको आइडिया है या फिर नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये जरूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं फोकस कर दूं कि बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो लोकेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से जो जिले हैं वो नेपाल से सीमा लगाती हैं, कौन कौन से जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश से लगाती है, कौन कौन से जो जिले हैं वो झारखंड से लगाती है, और कौन कौन से जो जिले हैं वो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाती हैं। ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है जब थोड़ा सा इंटरव्यू का आपका लेवल बढ़ेगा तब। बाकी जब लेवल नहीं बढ़ेगा तो बेसिक से आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही चीजें आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट को तैयार करें। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से मैंने इस स्क्रीनशॉट को लगाया है। पटना का मैंने एग्जांपल लिया है। तो पटना का जब आप जाइएगा तो वहां पे अबाउट अस मिलेगा, उस अबाउट अस में आपको पटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उस जानकारी के अनुसार ही आप देखिएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नदियां हैं तो गंगा नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे बिहार के लिए ही, ये याद रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बहुत जरूरी है याद करना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम आपको याद होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है उसके भी जो जज हैं उनका भी नाम याद होना चाहिए। पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका भी नाम याद होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो तो याद रहता ही है लोगों को। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो जुडिशरी सिस्टम है उस जुडिशरी सिस्टम को, उसकी हायरार्की को आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आता है, तब जाके फिर हाई कोर्ट आता है, तब जाके फिर यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट आता है। ठीक है, और यहीं पे फिर 2 पार्टों में और डिवाइड होता है। और जो सेकंड लेवल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट्स आ जाते हैं। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आप कोई भी किताब उठाइए बेसिक, हाँ आई डोंट थिंक कि लूसेंट में ये सब चीजें मिल जाएंगी। दृष्टि का कोई बुक आपके पास होगा तो उसमें देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाता है। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया कि कहाँ से क्या कुछ लेना है। जैसे एज एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या 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 आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जानने की आवश्यकता होगी। जैसे कि आपको बिहार के बारे में, पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि पटना के बारे में क्या-क्या आपको जानना है। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है, आप जानते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। किस नदी पे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पे बसा हुआ है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, एकदम याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका कहाँ है वो याद होना ही चाहिए। जैसे कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ये बीपीएससी में सवाल पूछा भी गया है। जैसे कैमूर है,
कैमूर जिला है जिसका जो है वो भभुआ हो जाता है, जैसे कि रोहतास जिला है उसका सासाराम हो जाता है, वैशाली जिला है उसका छपरा हाजीपुर हो जाता है, छपरा जिला सारण जिला है जिसका छपरा हो जाता है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट जिले होते हैं जिनका हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है। तो आप अपने हेडक्वार्टर को जरूर समझ लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, और उस जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उसका डीएम कौन है ये याद होना चाहिए। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में आता है। बिहार जो है वो 9 डिवीजन में डिवाइडेड है। तो उस डिवीजन में कितने कौन से डिवीजन में वो आता है, जिसको हम प्रमंडल कहते हैं ना, तो वो कौन से प्रमंडल में आता है ये ध्यान होना चाहिए। और आपको बिहार के प्रमंडल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना टफ नहीं जाएगा कि आपकी जो है वो सब डिविजन कितनी है, जहाँ के लिए जो है वो एसडीएम आता है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए कि कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो हाल ही में चेंज हुए हैं, तो वो ये है, आप याद रखिएगा। इनका नाम आईएएस है। तो बस नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यदि टफ होगा तो हो सकता है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का भी नाम पूछ लिया जाए, एसडीएम का भी नाम पूछ लिया जाए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन डेमोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना। जैसे कि आप पटना में हैं तो उस पटना का पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है ये जानना है। देखिए सोर्सेज तो मैं ऑफिशियल बता ही रहा हूँ, उसके साथ साथ एक बुक है, क्राउन पब्लिकेशन की आती है बिहार स्पेशल, जो बीपीएससी करते हैं उनके पास ये किताबें होती ही हैं। वहां पे सारे के सारे 38 के 38 जो जिले बिहार में हैं उनके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है, एकदम चार्ट बना के दिया गया है, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, लिटरेसी रेट एकदम याद रखना है, अपने जिले का क्या है, अपने जिले जो है उस जिले का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये याद रखना है। उस जिले में क्या कुछ चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज अगर कुछ है तो वो याद रखना है आपको। और ऐसे ही करके मतलब जो भी आपके जिले को कुछ अनोखा बनाता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके जिले में जो है वो घूमने वाली कुछ जगह मुझे बता सकते हो आप? तो ये सब सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप याद रखिएगा। हिस्टोरिकल आ सकते हैं, ज्योग्राफिकल आ सकती है, कि आखिर बिहार का सिचुएशन कहाँ है ये पूछा जा सकता है। आपसे थोड़ा सा टफ अगर आएगा सवाल तो पूछा जाएगा कि गंगा नदी के दक्षिण में है पटना या फिर गंगा नदी के उत्तर में है पटना। ऐसे करके गंगा नदी कौन सी नदी है जो बिहार को 2 भागों में एकदम डिवाइड कर देती है? ऐसे करके सवाल आएगा। इकोनॉमिक्स से आई डोंट थिंक कि उतना टफ आएगा। बस जो है वो बेसिक सी चीजें ही आप ध्यान रखिएगा। और उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मेशन कब हुआ याद रखना चाहिए। जैसे पटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुम्हरार पार्क आप देखते हो, जो कि भूतनाथ के आगे है, अगम कुआं, हाँ अगम कुआं के आसपास है। तो अगम कुआं में ही है, मैं वहां रहा हूँ तो मुझे पता है। तो उस पार्क के बारे में पूछा जा सकता है कि वो जो है ना, वो मगध साम्राज्य जो था, उस मगध साम्राज्य का वो क्या बोलते हैं, वो जो राजा का रहने वाली जो जगह होता है ना, वो था जो लकड़ी का बना हुआ था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उससे सवाल आएगा कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट जो मगध रहा है, तो वो उससे सवाल आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो आप समझ पाओगे कि क्यों कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको जजेस के नाम याद रखने हैं, जो भी जुडिशियली सेटअप है उस सेटअप को आपको याद रखना है। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। उनका लोकेशन कहाँ है, वहां के जजेस कौन है, जजेस नहीं बस जज, जो वहां का सुप्रीम जज होगा उसको आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको जुडिशियल का जो अंदर का सिस्टम है उसका पता होना चाहिए, नहीं। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, और दे आर जस्ट चेकिंग योर नॉलेज, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कलर का काम कैसा होता है, क्या कुछ कैसे होता है। ये सब सवाल इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यदि आपको कोई इस प्रकार से बता रहा है तो उन सबसे दूर रहिए। ठीक है, उन सबों से दूर रहना है। ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि कलर का काम क्या है, फाइल के डिफरेंस, ये सब बकवास है ये सब। ठीक है, इन सबसे एकदम दूर रहना है। फेमस प्लेसेस के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कौन से प्लेसेस जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट को एक अनोखा बनाते हैं। तो उस कारण से आपको जो फेमस प्लेसेस है उनको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो फेस्टिवल्स आपके डिस्ट्रिक्ट को अलग बनाते हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और कुछ मंदिरें हैं यदि, तो मंदिर आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि घूमने वाला जगह आप देखते होगे कि इंटरव्यू में बार-बार पूछा ही जाता है। मैंने एक माइंड मैप बनाया था जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा था। तो एक ब्रीफ प्रोफाइल आपका, जैसे वो पटना का ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ऐसे ही करके आप अपना जो कॉपी है उस पे बनाइएगा कि ब्रीफ प्रोफाइल हो गया, लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी हो गया, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री, जुडिशियल सेट ऑफ फेमस प्लेसेस। तो ऐसे करके आप माइंड में बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स लेके बैठ जाइएगा लिखने, नहीं। आप एक पेज है, एक A4 साइज का पेज है ना, इसी A4 साइज के पेपर में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लिख लेना है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, जो आपके इंटरव्यू में आएगा। और जो आएगा इंटरव्यू में वो मैं सारा आपको बता चुका हूँ। जैसे आपका जिला है वो क्या है, आपके जिले का मुख्यालय है वो कहाँ है, आपके जिले का जो मुख्य न्यायालय है, जो आपके जिले में इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं उनके बारे में आप बताइए। यहाँ पे कोर्ट्स कहने का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसके उसके बाद जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है।
ठीक है, ठीक है? तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हुई, तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और बाद में जो हाई कोर्ट होता है उसके उसका तो आपको पता होना चाहिए। आपको जिले का कलेक्टर जो होता है, जिसको मजिस्ट्रेट या कलेक्टर दोनों कहा जाता है, जब ब्रिटिश साम्राज्य था उस समय कलेक्टर कहा जाता था, तो मजिस्ट्रेट आपको ध्यान रखना है कि कौन है। उसके बाद सब मजिस्ट्रेट एसडीएम भी पूछा जा सकता है, तो वो भी ध्यान रखना है। आपके जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थल यदि कोई है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी कुम्हरार बताया, ठीक है? उसके बाद आपके जिले का मुख्य आर्थिक गतिविधियां यदि बात करें कि आखिर जो है वो लोग कहाँ काम करते हैं, जैसे पटना से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, यहाँ पे जो बिजली का कंजम्पशन है वो भी ज्यादा है। तो ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा यदि आपसे किया जाएगा तो सवाल आएंगे, ठीक है? उसके बाद आपके जिले में चल रही कोई यदि सरकारी योजना है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, थोड़ा टफ किया जाएगा तब। बाकी आपको मैंने जीके वाला सेक्शन में बताया था वीडियो नंबर 3 में कि आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की या फिर बिहार सरकार की, जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, बिहार सरकार की योजना है, वो आपको पता होने होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की यदि कोई योजना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई महिलाओं से रिलेट करके यदि योजना है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको ध्यान रखें। की फैक्टर में बात करें तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन कहाँ है, जो है वो। उसके साथ साथ नेबर में कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन, तहसील, ब्लॉक, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है? जुडिशियल सेटअप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑफिशियल्स जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एसपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? ये सब जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? आपसे यदि कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख के ऐसे रखा है, आप इस तरह से बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने के लिए। आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछ लिए जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है? बाकी मैंने लिख कर दे दिया है, आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है? अ, हिंदी में मतलब क्या ही बोलूं, आप इंग्लिश पढ़ लोगे, आपने इंग्लिश लिखा है तो आप इंग्लिश पढ़ लोगे, ओके? अब देखो, मैं ये बुक है क्राउन, उसका मैंने ये लगाया है पटना का एज एग्जांपल। यहीं पे इसी बुक में आपको 38 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? जैसे आपका जो है वो गठन यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन हिंदी में ही है मेरे पास, तो इंग्लिश वाला वर्जन मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसका पिक्स नहीं लगाया है। यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा 38 जिला का। बाकी मुझे टाइम मिलेगा तभी, क्योंकि थोड़ा टाइम की मेरे पास कमी है, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जिस कारण से जैसे मैं 2 दिन से बाहर भी था, आज ही आया हूँ, तो आज रात में 12 बजे के आसपास, अभी 12 बज रहे हैं, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि आपको जल्द से जल्द मिल जाए जानकारी, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आपको चौहद्दी भी दी गई है कि आपके जिले हैं उसके अगल बगल में कौन कौन सी है। लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से संबंधित जो विवरण है वो सारा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रहना चाहिए। आपका डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन जो है वो कब हुआ है वो याद होना चाहिए, ठीक है? आपका जो मुख्यालय है वो याद होना चाहिए। बाकी ये सब उतना याद नहीं रखना है। प्रमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस डिवीजन में आते हो, ये सब प्रखंड की जरूरत नहीं है, आप किस प्रखंड में रहते हो। यदि आपका कोई प्रखंड है तो वो याद रखिएगा कि मैं फुलवारी शरीफ में रहता हूँ, ओके? आपको लोकेशन की स्टेट की जरूरत नहीं है, ना ही समुद्र तल से ऊंचाई की जरूरत है, ये फालतू का इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। विधानसभा से निर्वाचित सदस्य के होते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। लोकसभा जो है वो भी आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से। ये सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको यहाँ से। तो ऐसे करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रिपेयर चीजें करोगे। डिस्ट्रिक्ट आपका खत्म हो गया। अब कुछ मैं और आपको बेसिक एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहता हूँ, उसके बारे में बता दूं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझोगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। पर्सनल प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ, तो ड्रेस आपको कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड के बारे में थोड़े कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट भी है। तो आप जो भी मतलब सिंपल ड्रेस हो वो फॉलो करिए। फीमेल है तो उनके लिए सूट हो, या फिर जो साड़ी होती है वो यूज कर सकते हो। मेल है उनके लिए सूट है, या फिर आप जो पैंट और शर्ट जो होता है उसको यूज कर सकते हो, ओके? पैंट मतलब फुल नहीं, ये निक्कर और शॉर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हें शॉर्ट पहन के पहुंच गया। जूते एकदम सिंपल होने चाहिए, जो फॉर्मल पैंट्स होते हैं उनके साथ आता है, वो पहनना है। कॉटन पैंट्स भी चल सकता है, आजकल ट्रेंड में है कॉटन वाला, तो वो भी चल सकता है। बाकी फॉर्मल सही है, ठीक है? आप जितना सिंपल दिखोगे वो बेस्ट है। तड़क भड़क नहीं चाहिए, यू आर नॉट गोइंग इन एनी काइंड ऑफ पार्टी और समथिंग, यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, सो आपको एकदम सिंपल रहना है, ठीक है? और बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड की मैं बात कर दूं तो आप इस तरह के कुछ पहन सकते हो। यदि फीमेल जो है वो साड़ी चूज करती हैं तो ब्लाउज इतना कम से कम तो होना ही चाहिए। बाकी आप यहाँ तक भी जा सकते हो, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा। सूट्स हैं तो वो भी प्रेफ़र करिए कि जो बाजू है उसकी होनी चाहिए आधी, मतलब कहुनी जो बोलते हैं, एल्बो जो बोलते हैं, एल्बो से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये यूपीएससी का दिए हैं, उन्हीं का मैं पिक्चर्स लगा रहा हूँ। कलर्स हमेशा एकदम चूज़ करिए, कलर्स जो भी कपड़े का आप चूज़ करते हो तो कलर एकदम जो लाइट कलर होता है ना वो यो चूज़ करना है आपको। वाइब्रेंट और जो एक तड़क-भड़क वाली जो चीज़ें होती हैं ना उससे एकदम दूर भागना है इसमें। मेल्स की बात करूँ तो आप सबसे बेटर होता है कि व्हाइट एंड ब्लैक के साथ जाओ। शूज़ जो है वो स्नीकर नहीं पहन के जाना, इतना आप समझदार हो। जीन्स कभी मत पहन के जाना, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है? और सूट्स के साथ जाते हो तो आप इस कलर के या फिर जो भी आपके पास हो, सूट्स तो कोई सिलवा नहीं सकता है। जो भी आपके पास कलर हो वो यदि इंटरव्यू में जाने लायक हो तभी, सिंपल कलर हो तभी यूज़ कर सकते हो। शर्ट्स आप इस कलर के भी जा सकते हो ब्लैक के साथ, ये बेटर है। आप ग्रे कलर का भी जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, बस लाइट कलर होना चाहिए। ये मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज की बात करें कि आपको एकदम अपने आप को मेंटेन रखना है, पोस्चर जो भी है, ऐसा नहीं है कि इधर-उधर घूमते रहना है, बस ध्यान होना चाहिए इंटरव्यू पैनल के सामने। 2 से 3 मिनट बस आपको बर्दाश्त करना है और कुछ नहीं है। एक सिंपल सा आपका इंटरव्यू होगा और आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है? हमेशा जो है वो नज़रें चुराने की बात नज़रें जो चुरानी होती है ना, वो नज़रें नहीं चुराना है, नज़रें हमेशा मिला के रखनी है। बॉडी लैंग्वेज एकदम हड़बड़ी वाली नहीं होनी चाहिए कि आप हेजिटेट कर रहे हो, ठीक है? आपको हेजिटेट एकदम नहीं करना है। अब हम कुछ और इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे सवाल आ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। जैसे कि बैंक के जो इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब से सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे डेस्क पे रखा हुआ है आधार कार्ड, तो उस आधार कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है। डेस्क पे कुछ और रखा हुआ है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ लिया जा सकता है। तो ये सब रैंडम क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है? तो इन रैंडम क्वेश्चंस के लिए भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं, वो सारा मैंने कवर करने का प्रयास किया है, उन जो पीछे के जो 3 लेक्चर्स हैं, वहाँ पे। इंटरव्यू का जब आपका दिन आता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एकदम शांत रहना है, ठीक है? एकदम शांत रहना है। इंटरव्यू जब भी होता है, उससे अर्ली पहुँचे, आपको डेट्स और आपका एडमिट कार्ड है, वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है? और मॉक मैं फिर से बता दूँ, मॉक यदि आपको देना है, तो आप दे लीजिए 1-2 बस क्लासेस मत करिए, ये मैं रिकमेंड करूँगा। वो समय बर्बादी है आपका, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो इट विल हेल्प यू क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक ले रहा हूँ तो मुझे नहीं ठीक लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ठीक लग रहा है। वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड जा रहे हैं, उतना नहीं आता है इसमें, ठीक है? और फालतू का मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है, तो मॉक बस आप दे दीजिए जाके, उतना काफ़ी है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो करवा रहा हो, वहाँ दे सकते हो। पर्सनली मैं यदि बात करूँ तो मुझे कोई टीचर एक हैं, मुझे वो पसंद है। तो उनका शायद नाम है प्रियांश या फिर कुछ करके है, पार्थ उनका नाम है, वो यूपीएससी की पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है? और छोटे एग्ज़ामिनेशन है, उनको भी कभी-कभी देख लेते हैं, तो पार्थ जो है ना, वो सही है। यदि वो करवाते हैं, तो वहाँ पे कुछ आप देख सकते हो जाके। प्रियांशु या फिर कुछ प्रियांक करके इनका नाम है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं, ये ध्यान रखोगे तो आपको मिल जाएगा। पार्थ या कुछ करके इनका यूट्यूब चैनल भी है और कोर्स के बारे में ये पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे यदि ये जेन्युइन टीचर है, यहाँ पे यदि आप इंटरव्यू कुछ होता है तो ये टू द एग्ज़ाम जो रहेगा, ठीक है? और कई सारे जो कोचिंग्स होते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू का तैयारी होगा, वो टू द पॉइंट नहीं रहेगा, जहाँ तक मैं फीडबैक देख रहा हूँ। यदि ये करवाते हैं ना, तो यहाँ आप आश्वस्त रह सकते हो कि ये टू द पॉइंट रखेंगे। क्योंकि मैं इनके जो इनको मैंने मतलब देखा है, इनकी समझ है, मेरे भैया जो हैं उनका उनका इनसे पहचान भी है, तो वो समझ है इनको चीज़ों की और खुद यूपीएससी के एस्पायरेंट्स रह चुके हैं, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू करवाएँगे तब जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि ये ऐसा कुछ नहीं करवा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट एएसओ के टाइम भी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ भी करेंगे। यदि करते तो बेटर होता और मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं ले सकता, मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं और ऑनलाइन कंडक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी है और ना ना तो मेरे पास कोई ऑफलाइन सेंटर है। उतना मुश्किल नहीं है ऑनलाइन लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यही सब था यहाँ पे जो ठीक है, मॉक इंटरव्यू के बारे में मैंने बता दिया है। आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक के बारे में तो एक शीशा लेकर आपके रूम में, घर में शीशा-उशा हो, तो आईना लेकर बैठ जाइए उसके सामने और बोलना चालू करिए। अपने कुछ सवाल हैं उनको तैयार रख लीजिए यहाँ पे और उसके हिसाब से बोलना चालू कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं यदि आप दूर-दराज रहते हो, पटना नहीं आ सकते हो, तो ऐसे में आप ये कर सकते हो, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए। एक जो है वो फ़ोन के सामने बैठ सकते हो, रिकॉर्डिंग वहाँ से भी कर सकते हो या फिर आईने के सामने बैठ सकते हो और कर सकते हो किसी दूसरे दोस्त है उसकी हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो सारे प्रिपेयर आप कर सकते हो खुद से, ठीक है? ये तो आप कर सकते हो, इतना करना पड़ेगा।
तो ये सारा चीज़ मैंने सारे जो चीज़ें थी उन सबको मैंने एक जगह यहाँ पे जो है वो कंसाइज़ कर दिया है कि आपको कैसा कुछ करना है। जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आपको आंसर करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपसे तुरंत बता दिया जाएगा कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो यदि आपसे ऐसा कुछ कहा दिया जाता है कि अपने बारे में बताओ, अपने पिता के बारे में बताओ, तो बताइएगा आप कि आपके माता-पिता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है? ऐसे बेसिक सवाल भी आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है? फिर यदि हाउसवाइफ है तो उनसे पूछ दी आपसे सवाल आ सकता है कि हाउसवाइफ कैसे आखिर शहरों की जो मतलब महिलाएँ हैं उनसे कैसे अलग है? क्या क्या कुछ टफ इनका जीवन है, वैसा कुछ आ सकता है? तो ये सब क्वेश्चन्स के लिए भी तैयार रहिएगा। ग्रेजुएशन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। ग्रेजुएशन पेपर से पूछा गया सवाल यदि आप गलत करते हो या फिर उनको सॉरी बोल के छोड़ते हो कि मुझे नहीं आ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल में डालेगा आपको, आपके नंबर्स कट सकते हैं। तो ग्रेजुएशन पेपर से क्वेश्चन एकदम सिंपल होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने फिज़िक्स से किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बहुत अजीब-सा सवाल आएगा, नहीं, न्यूटन लॉ ही आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा जाएगा, बस। उससे ज़्यादा नहीं आएगा, बस बेसिक सा होगा, लेकिन आपके वो सब्जेक्ट से होगा। और यदि बीटेक किन्होंने किया है, इंजीनियरिंग आपने किया है और आपका इंजीनियरिंग का जो है वो मतलब स्ट्रीम क्या-क्या है, कि किस सब्जेक्ट से आपने किया है, तो वैसे में ना जजेस जो होते हैं ना, उनको उतनी जानकारी होती नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में। बस उनको पता है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, किस क्षेत्र से किया है, लेकिन उस क्षेत्र के जो टॉपिक्स हैं, क्या आपने पढ़ा है उनको तो उनको पता है नहीं, तो उनसे सवाल आएगा नहीं। तो ये उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब से पेपर यदि कोई लेता है और एक दिक्कत यदि हो सकती है यदि जज आपके ही पेपर से ग्रेजुएशन किया हो या फिर बीटेक किया हो तब आप फँसिएगा, क्योंकि वहाँ से मतलब आपकी किस्मत खराब थी, दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी मैंने बता दिया है कि क्या कुछ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम चौथा जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको तैयार अपनी कर लेनी है। मैंने जहाँ तक था मैंने हर चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसे कि डीवी से रिलेटेड कुछ जो डाउट्स हैं उन सबको मैंने क्लियर कर दिया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने चीज़ों को काफ़ी डिटेल से क्लियर कर दिया था। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एनओसी से रिलेटेड क्या कुछ डाउट है हमारे पास, डेट जो दिया गया है उस डेट से डॉक्यूमेंट के डेट से रिलेटेड क्या डाउट है, ये सारा मैंने ऑलरेडी जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सब में क्लियर कर दिया। तो फिर से मैं इन सब चीज़ों को नहीं बताऊँगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो 1 से लेकर एकदम 4 तक पूरा वीडियो आप देख लो, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये कोर्स जो है वो अंत होता है और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ और आई होप कि आप सेलेक्ट हों और जो अपनी जो यात्रा है आपकी, उसको आप समाप्त करें और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको और बड़ा जाना है, तो अपनी यात्रा को आप कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।